सूखती नदियाँ और संरक्षण की राह। जनसत्ता संपादकीय मनीष जैसल। पिछले कुछ दशकों से देश में नदियाँ और अन्य सहायक नदियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कहीं झरने सूख गए तो कहीं नदियाँ का बहाव इतना कम हो गया कि उसकी जीवंतता पर संकट मंडरा रहा। गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों से लेकर हमारी क्षेत्रीय नदियाँ कई स्थानों पर बांध, अतिक्रमण, प्रदूषण के कारण अपना मूल स्वरूप खो चुकी हैं। मध्य प्रदेश जिसे नदियों का मायका कहा जाता है, वहाँ भी आज कई नदियों के उद्गम स्थल विलुप्त होने के कगार पर हैं। वास्तव में मनुष्यों ने अक्सर अपनी सुविधा और औद्योगिक विकास की प्राथमिकता में नदियों को नज़रअंदाज किया है। पिछले 20 वर्षों में नर्मदा और अन्य नदियों के किनारे फैली औद्योगिक इकाइयों ने जल स्रोतों को प्रदूषित किया और गोधुली जैसे कई छोटी नदियों और जल भराव सूखती गई। आधुनिक प्रौद्योगिकी के दौर में कृत्रिम मेधा AI इस संकट से नदियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भारत में नदियाँ केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के जीवंत प्रतीक भी हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को महती नदियों के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि गंगा और यमुना को पुराणों तथा महाकाव्यों में देवी और जीवनदायिनी का दर्जा दिया गया है। गंगा स्नान को आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। महाकुंभ का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि नदियों का महत्व केवल जल की आपूर्ति तक सीमित नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा है। इसलिए देश में नदियों का संरक्षण केवल जल संकट की समस्या हल करने के लिए नहीं बल्कि आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। सिंध, क्षिप्रा, बनास और कूर्नो जैसी नदियों भले ही प्रदूषित नदियों की श्रेणी में न आते हो, लेकिन किनारे पर पसरी गंदगी, औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट के निपटान का अभाव, अतिक्रमण और जल स्तर में कमी इस संकेत देती हैं कि यह संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वक्त की कल्पना की जा सकती है। इन नदियों का महत्व जल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, वे कृषि, पारिस्थितिकी, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का आधार है। नदियों पर संकट के कई कारण हैं। कारखानों और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट सीधे नदियों में मिलते हैं, जिससे पानी जहरीला हो जाता है। अवैध रेत खनन और अतिक्रमण नदियों के किनारे प्राकृतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पानी की उपलब्धता खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है। यह कोई छिपी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना बड़े स्तर पर प्रदूषण की मार झेल रही है। दिल्ली से गुजरती यमुना का पानी इतना दूषित है, इसे सुरक्षित नहीं माना जाता। प्रतिदिन लाखों लीटर गैर उपचारित अपशिष्ट सीधे इसमें गिरते हैं। गंगा की सहायक नदियों जैसे गंडक, घाघरा अतिक्रमण तथा रासायनिक प्रदूषण से लगातार प्रभावित हो रही है। बिहार में गंगा, उसकी सहायक नदियाँ कोसी तथा बागमती अपने असामान्य बाढ़ चक्र और प्रदूषण के लिए जानी जाती हैं। मानसून में प्रलयंकारी बाढ़ हजारों परिवारों के लिए बेघर कर देती हैं, जबकि गर्मियों में ये नदियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में गोदावरी और ताप्ती नदी की स्थिति चिंताजनक है। नासिक और अन्य शहरी क्षेत्रों में निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट गोदावरी को प्रदूषित कर रहा है। ताप्ती के कुछ हिस्सों में जल इतना दूषित है कि मछलियाँ और अन्य जलीय जीव लगभग विलुप्त हो चुके हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र की छोटी नदियाँ तो सूखे की वजह से केवल कागजों पर ही बची हैं। केंद्र सरकार ने 2018-19 में देश के जल निकायों से गणना कराई थी। लगभग 24.4 लाख तालाब, झीलें, जलाशय और संरचनाओं और कृत्रिम जल स्रोतों को चिन्हित कर उसकी स्थिति का पता लगाया गया। इस पहल से यह स्पष्ट हुआ कि किस राज्य में कितने जल स्रोत हैं और उनमें से कितने उपयोगी हैं तथा कितने अतिक्रमण या सूखने के कगार पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग की समय समय पर रपट बताती रही कि देश की अधिकांश प्रमुख नदियां, विशेषकर गंगा, यमुना, साबरमती और गोमती का जल स्वच्छता मानकों से काफ़ी नीचे हैं। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिल्ली से यमुना की हालत बेहद खराब है। इसमें प्रदूषण की वजह से जल की गुणवत्ता का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। मार्च 2025 में यमुना में विस्फोट, फास्फेट और औद्योगिक अपशिष्ट की मात्रा पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक पाई गई।
दूसरी ओर छोटी नदियों का अपना महत्व है। ये बड़ी नदियों का आधार हैं और अपने क्षेत्र की बड़ी आबादी को जीवन को सींचती है। इसके संरक्षण के लिए कितनी जरूरी सरकारी प्रयास, उतना ही समाज की सक्रिय भागीदारी है भी। इसमें दो राय नहीं कि आज के तकनीक के दौर में कितनी मेधा नदियों के संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकती है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरें, ड्रोन से निगरानी और रियल टाइम डेटा या एआई मॉडल के जरिए नदियों का जल स्तर, बहाव, प्रदूषण की सटीक जानकारी मिल पाती है। इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किए जाने से समय रहते उचित कदम उठाए जा सकते हैं। गूगल अर्थ और अन्य एआई उपकरण नदियों के बदलते स्वरूप और प्रवाह का रिकॉर्ड रखने में मदद करते हैं। वाटर सिस और रिवरवेयर जैसे कृत्रिम मेधा मॉडल बाढ़ और सूखे की समय रहते चेतावनी देने में सक्षम है। कृत्रिम मेधा आधारित मोबाइल ऐप और अन्य मंच नागरिकों की अपनी नदियों को स्थिति का पता लगाने का अवसर देते हैं। इसकी मदद से लोग नदी किनारे प्रदूषण, जल स्तर में बदलाव या अतिक्रमण की जानकारी तुरंत साझा कर सकते हैं। स्मार्ट सेंसर और अन्य कृत्रिम मेधा उपकरण जल गुणवत्ता, रासायनिक प्रदूषण और जैव विविधता की निगरानी करते हैं। इसके अलावा कृत्रिम मेधा आधारित शिक्षा और जन जागरूकता मंच भी बनाए जा सकते हैं। बच्चों और युवाओं को यह संदेश फैलाया जा सकता है कि नदियों केवल पानी की धारा नहीं बल्कि जीवन और संस्कृति का आधार हैं। जब समाज के हर वर्ग को इसका महत्व समझ आएगा तभी नदियों का संरक्षण अस्थायी रूप से संभव हो पाएगा। कई देश में कृत्रिम मेधा का नदियों और अन्य जल स्रोतों को बचाने के लिए पहले से ही उपयोग हो रहा है। ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी ऑफ द शेफील्ड और सीमेस की सोसाइटी में क्लाउड आधारित एक कृत्रिम मेधा की प्रणाली विकसित की गई जो सीवेज पाइप में अवरोध का पता लगाने में मदद करती है। इससे नदियों में अपशिष्ट के अनियंत्रित प्रवाह और प्रदूषण को रोकने में मदद मिल रहा है। हालांकि देश के इस काम के लिए तकनीक का होना ही पर्याप्त नहीं, नीति निर्धारकों और प्रशासक को कृत्रिम मेधा उपकरणों से मिलने वाली जानकारी की सही इस्तेमाल करना होगा। नदियों के संरक्षण के लिए कानूनी, प्रशासनिक और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता होगी। तकनीक के साथ आम नागरिक की जागरूकता, सरकार की नीतियाँ मिलकर नदियों का नया जीवन दे सकती हैं। यह न केवल जल संरक्षण बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर होगी। पहचान का संकट, बेला गर्ग जी का लेख, जन 97। हमारे समय का सबसे बड़ा संकट यह है कि अब अपनी जड़ों से कटते हुए आधुनिक और प्रगति की चकाचौंध में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। यह त्रासद केवल व्यक्ति स्तर पर नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र स्तर पर भी दिखाई देती है। एक तरफ तकनीक, शिक्षा, राजनीति और भौतिकता का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ संस्कृति, परंपरा और मूल्य बिखरते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह पहचान खोने का दौर है जहां व्यक्ति अपने भीतर से खाली होता जा रहा है और समाज अपनी आत्मा से। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना या रोटी रोजगार की गारंटी भर नहीं। शिक्षा का मूल स्वरूप व्यक्ति में विवेक, संवेदनशीलता, सृजनशीलता, आत्मविश्वास जगाना होता है। लेकिन आज शिक्षा केवल अंक, डिग्री और पैकेज का पर्याय बनकर रह गई। विद्यालय और विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्र किसी भी मशीन की तरह प्रशिक्षित हो रहे हैं, पर क्या वह मनुष्यता घटती जा रही है? वह अपनी जमीन, अपने गांव, अपनी संस्कृति से अनजान रह जाते हैं। उनकी सोच उपभोक्तावाद से संचालित होती है। दुर्भाग्य यह है कि आज शिक्षा व्यक्ति की वो उपभोक्ता तो बना रही है, संस्कारवान नागरिक नहीं। शिक्षा के द्वारा नैतिकता और चरित्र का विकास होना चाहिए, लेकिन हो रहा है उल्टा। यह एक विसंगति है। तर्कशास्त्र का एक शब्द विपर्य यानी विपरीत ज्ञान, जैसे चमकती हुई रेत पानी का आभास कराती है, दूर से चमकती हुई सीपी चांदी का भ्रम पैदा करती है और अंधेरे में पड़ी हुई रज्जू या रस्सी सांप जैसी दिखाई देती है। यह विपर्य है। विद्या के अध्ययन के द्वारा नैतिकता और चरित्र का विकास होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो पाएंगे अपराध में पड़े
अपराध में पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग भी लिप्त हैं। कम पढ़े लोग या अनपढ़ आदमी में इतनी चालाकी नहीं कि वह बारीक योजना बनाए जिससे किसी को पता ना चले और वह कानून की पकड़ से बाहर रहे। पढ़ लिख लेने के बाद चालाकी और क्षमता का तो आ ही जाती है, लेकिन उसी मात्रा में नैतिकता का विकास नहीं होता। बुद्धि का विकास और नैतिकता का विकास ना हो आदमी सड़क खोद कर गड्ढा करके वहीं कीचड़ पैदा करेगा, फिर गाड़ी फंसने पर लोगों से पैसे वसूल कर उसकी गाड़ियां निकलवाएगा, जानबूझकर समस्या पैदा करने, उससे दोबारा लोगों को फंसाने और पैसा लेकर उन्हें सावधान करने के लिए लोग बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। हमने बुद्धि को अंतिम विकल्प और सीमा मान लिया है। यही सारी समस्याओं की जड़ है। राजनीति कभी लोकतंत्र का माध्यम मानी जाती थी, अब वह सत्ता, सुख और स्वार्थ सिद्धि का औजार बन चुकी है। राजनीति का लक्ष्य अब जनता की समस्याओं के समाधान नहीं बल्कि जातीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक समीकरण पर टिके रहना है। राजनीतिक दल मूल्यों पर बहस करने के बजाय चुनावी गणित साधने में व्यस्त हैं। आधुनिकता का अर्थ अगर वैज्ञानिक सोच, समानता और नए विचारों का स्वागत है तो यह स्वागत योग्य है, पर जब आधुनिकता केवल उपभोग, फैशन और प्रदर्शन पर सिमट जाए तो यह आत्मा का खोखला कर देती है। आज का युवा अपने मोबाइल, सोशल मीडिया में इतना डूबा है कि उसे लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कला की कोई खबर नहीं। घर आंगन में गाए जाने वाले मंगल गीत, तीज त्योहार, पारंपरिक उमंग, पड़ोस की साझी संस्कृति अब खोती जा रही है। संस्कृति का स्थान अब मनोरंजन चैनल, मोबाइल और ऐप ले चुका है। त्यौहार का अर्थ मिलन और उत्सव नहीं रहा बल्कि सेल और रियायती आकर्षण हो गया। भौतिक संपन्न को ही जीवन की सफलता मान लिया गया। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ा बैंक में बड़े पैसे आज की उपलब्धि के मानक हैं। इस दौड़ में रिश्ते की उष्मा, परिवार की आत्मीयता और सामाजिक रिश्तेदारी पिछड़ गई है। संस्कृति हमें संयम, सादगी और संतोष का पाठ पढ़ाती है, लेकिन भौतिकतावाद हमें असीमित इच्छाओं का दास बना रहा है। उपभोक्तावाद की इस दौड़ में हम प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में उलझा दिया है। संस्कृति केवल नृत्य, संगीत या परंपराओं का संग्रह नहीं बल्कि जीवन जीने का कला है। जब संस्कृति टूटता है तो समाज की आत्मा घायल होती है। आज स्थिति यही है। गांव के चौपाल, मंदिर, मस्जिद की साझी संस्कृति, आपसी मेल मिलाप और सामूहिकता का भाव खत्म हो रहा है। उनकी जगह कृत्रिमता और निजी स्वार्थ ले रहा है। जब हम अपनी जड़ों से कट जाते तो हमारी पहचान खो जाते हैं। यह पहचान का संकट आज हर तरफ दिखती है। हर त्रासदी का समाधान हमारी शिक्षा, राजनीति, आधुनिकता और भौतिकतावाद में संतुलन से निकलेगा। शिक्षा में रोजगार के साथ संस्कार और संवेदना को जोड़ना होगा। आधुनिकता का अनुकरण अंधानुकरण नहीं, विवेकपूर्ण स्वीकार करना होगा और भौतिकता का साधन मानकर संयम पूर्ण उपभोग करना होगा। पद, प्रतिष्ठा, सत्ता आदि ऐसे उन्माद हैं जिसके आगे पढ़ाई लिखाई सब नाकाम हो जाते हैं। जब तक इसे सकारात्मक भाव का विकास नहीं होगा, चरित्र या नैतिक मूल्यों के विकास का कोई आशा नहीं की जानी चाहिए। आज की यही सबसे बड़ी समस्या है। चरित्र का विकास हम बौद्धिक ज्ञान से करना चाहते हैं, पर यह संभव नहीं। हमारा चरित्र पक्ष, आचार पक्ष ही हमारे सृष्टा का मुहर लगाएगी। ज्ञान की बात तो बात की है। ईमानदारी की पूछ और परख गुजरे जमाने में भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। यह ऐसी निधि है जिसकी कीमत कभी घट नहीं सकती। जोखिम की तकनीक। तेजी से बदलते दौर में तकनीक का उपयोग की वक्त की ज़रूरत है और तौर पर देखा जाए तो इसी क्रम में आम जिंदगी में संवाद से लेकर पढ़ाई लिखाई और लेन देन जैसे तमाम मामले अगर डिजिटल तकनीक को दायरे में आ रहे हैं तो ये स्वाभाविक है। इसी के मद्देनज़र डिजिटल इंडिया का नारा भी दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट आधारित तकनीक का उपयोग करके प्रति आकर्षित हो। विडम्बना यह है कि जिस तेज़ी के साथ डिजिटल इंडिया का उपयोग बढ़ा, उसी अनुपात में इसमें सुरक्षित गतिविधियों का ढांचा विकास नहीं हुआ। इससे उपजने वाले जोखिम रोज नए जटिल स्वरूप में सामने आ रहे हैं। अमूमन हर रोज देश के किसी हिस्से में डिजिटल धोखाधड़ी की खबरें आती है और इससे किसी की मेहनत की कमाई लाखों रुपये अलग अलग तरीके से लूट या उड़ा लिए जाते हैं। ऐसे मामले में आम है जिसमें सिर्फ किसी को फ़ोन पर ही जाने वाली बातचीत उलझाकर उसे धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया।
सवाल है कि अगर देश में आधुनिक तकनीक का विस्तार किया जा रहा है तो क्या इससे बचाव के इंतजाम को भी उतना ही अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी हमारे लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, इसलिए इस मंच पर अंकुश लगाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। हालांकि डिजिटल फर्जीवाड़ा के मामले में कोई अचानक उफान नहीं आया है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार ऐसी घटना सामने आ रही है, जिससे यह साफ है कि आधुनिक तकनीक कितनी सुविधाजनक है उतनी ही यह जोखिम का वाहक भी बन रही है। किसी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और वह व्यक्ति बातों के जाल में इस कदर फंस जाता है कि अपने बैंक खाते से खुद ही लाखों रुपये भेज देता है। इसके कुछ ही पल बाद उसे अपने साथ ही धोखाधड़ी के बारे में पता चलता है, तब उसे देर हो चुकी होती है। पिछले कुछ समय में ऐसे मामले आम होते दिख रहे हैं, जिसके अनजान नंबर से आए फ़ोन कॉल के जरिए किसी व्यक्ति को डरा धमका कर डिजिटल पैदा कैद की स्थिति में डाल दिया जाता है और फिर भया दोहन करके उसके बैंक खातों से जमा रकम को उड़ा लिया जाता है। अब ऐसी घटना कोई नई नहीं रह गई, लेकिन इसमें तेजी से होते इजाफे से यह सवाल पैदा होता है कि जिस डिजिटल संसाधनों का विस्तार सुविधाजनक और सुरक्षित लेनदेन और अन्य गतिविधियों के लिए किया गया, आज उसी के उपजे खतरे से निपटने के तौर तरीका आम क्यों नहीं हो पा रहा। हैरानी की बात है कि आर्थिक भ्रष्टाचार से लेकर अन्य आपराधिक गतिविधियों पर तमाम लगाम लगाने या उन्हें खत्म करने के दावे के साथ डिजिटल दुनिया का विस्तार किया गया। कुछ जगहों पर व्यवहार में यह अनिवार्य बन गया, मगर आज हालात यह हैं कि सख्त कानूनों के बावजूद फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह साइबर संजाल में रोज़ नए तरीके अपनाकर आम लोगों को अपना शिकार बना रहा है। हालांकि एक समस्या डिजिटल यंत्रों के उपयोग में लापरवाही को लेकर प्रशिक्षण की सीमा भी है, लेकिन इससे साइबर सुरक्षा का सवाल बेमानी नहीं हो पाता। निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया एक आकर्षक नारा है, लेकिन अगर इसमें जोखिम का पैमाना इतना ही ऊंचा रहा तो इसकी कामयाबी संदिग्ध भी रहेगी। उत्पीड़न का तंत्र। हरियाणा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की आत्महत्या और उसके जुड़े तथ्यों से संबंध में मौजूदा खबर आई हुए विचलित करने वाली है। ये अफसोसजनक है कि देश के फैली कुरीतियों और दुराग्रहों को दूर करने की उम्मीद जिस तंत्र से की जाती, कई बार यह खुद भी उससे मुक्त नहीं दिखती। गौरतलब है कि हरियाणा में भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी वाई पूरन कुमार ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से लगातार असहनीय उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उन्हें अधिकारों और अन्य मुद्दे से संबंधित मामले में मुखर हस्तक्षेप के लिए जाना जाता था। खबरों के मुताबिक एक आखिरी नोट में उन्होंने कुछ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न, जाति आधारित भेदभाव, सार्वजनिक अपमान और दुर्भावनापूर्ण तरीके से छद्म शिकायतें दर्ज कराने आदि का गंभीर आरोप लगाया। भारतीय पुलिस सेवा के तहत अपने पद पर काम करते हुए किसी उच्च पदाधिकारी के सामने भी अगर आत्महत्या की नौबत आती है तो यह हर स्तर पर चिंता की बात होनी चाहिए। सवाल है कि सरकारी तंत्र के भीतर भी दबदबा की राजनीति कैसे इस तरह काम करती है, एक व्यक्ति के सामने जीने मरने का सवाल आ खड़ा हो। सही है, हमारे समाज में आज भी समाज के हाशिए पर तबकों के खिलाफ बहुस्तरीय भेदभाव और उत्पीड़न की जड़ें गहरी दिखाई देती हैं और कमज़ोर पृष्ठभूमि के लोग कई बार इसका सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन उम्मीद की जाती है कि पद, प्रभाव और आर्थिक हैसियत से सक्षम होने के बाद किसी व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक अपमान, अत्याचार या जाति आधारित भेदभाव करना आसान नहीं होता। अफसोस की बात है कि इस तरह के द्वेष के मनोविज्ञान, उसके काम करने का ढांचा इतना जटिल और बारीक होता है कि कई बार इसका शिकार होने वाले के सामने विकल्प सिमट जाते हैं। हालांकि हरियाणा के पुलिस अधिकारी की आत्महत्या घटना में जांच के कौन फिलहाल उनके आखिरी नोट पर निर्भर है, लेकिन उसकी गहन और पारदर्शी तरीके से जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आरोपों की सत्यता सामने आए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और सभी स्तर पर सबका काम करें।